हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशंस। सो एज यू ऑल नो, हम हमारी क्लास 11 साइकोलॉजी से चैप्टर नंबर 9 दैट इज मोटिवेशन एंड इमोशंस डिस्कस कर रहे थे, एंड इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नेचर ऑफ इमोशंस। एंड दिस इज सलोनी पांडे, योर साइकोलॉजी एजुकेटर, एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। और यहाँ पर आपको 2 लेक्चर्स के बाद में कोई कूपन भी नहीं खरीदना होता है। दैट मीन्स एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द नेचर ऑफ इमोशंस, एंड वी हैव डिस्कस्ड कि इमोशंस जो हैं वो उसमें बेसिक इमोशंस को लेके क्या क्या साइकोलॉजिस्ट ने थ्योरीज वगैरह प्रपोज की हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इजार्ड एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्लटचिक। ओके, साथ ही साथ में हमने देखा कि नेचर इज अ कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ arousal, subjective feelings and what cognitive interpretations. So also we have discussed कि जब भी हम किसी इमोशन को एक्सपीरियंस करते हैं तो वो इंटरनलाइज होता है, जिसके थ्रू हमको 2 तरह के रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, एक तो साइकोलॉजिकल और दूसरे फिजियोलॉजिकल। सो किस तरह के फिजियोलॉजिकल इमोशंस हमारे अंदर होते हैं या किस तरह के फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हमारे अंदर होते हैं जब भी हम इमोशंस को एनकाउंटर करते हैं, ये हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे हमारे आज के इस लेक्चर में। और साथ ही साथ में 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज को हम हमारे आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट इज द जेम्स लैंच थ्योरी एंड द कैनन-बार्ड थ्योरी। इज इट क्लियर टू यू? सो ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज को हम डिस्कस करेंगे हमारे आज के इस लेक्चर में विद सो मेनी एग्जांपल्स, और हम थोड़ी सी बात करेंगे नर्वस सिस्टम के भी बारे में। सो बहुत डिटेल में आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से फिजियोलॉजिकल बेसिस होते हैं ऑफ इमोशंस। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, है ना, जो हमने हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इमोशंस। इमोशंस सब्जेक्टिव फीलिंग है, दैट इज हर एक पर्सन के अलग अलग इमोशंस होते हैं। इमोशंस हमारे अंदर अराउज होते हैं, है ना, अराउजल होता है इमोशंस का, मतलब कि वो हमारे अंदर अराइज करते हैं जब भी हम किसी तरह के स्टिमुलस को एनकाउंटर करते हैं। लाइक जस्ट टेक एन एग्जांपल कि आपने कोई भी ऐसी चीज देखी, लाइक यू हैव बीन सरप्राइज्ड, आपको किसी ने कोई सरप्राइज दिया है ना, तो आप एकदम से सरप्राइज हो गए। देखिए, तो एकदम से आप खुश भी हो सकते हो, आप दुखी भी हो सकते हो। कोई बुरी चीज आपको सुना दी तो आप दुखी हो जाओगे, आपको कुछ अच्छी खबर सुनाई होगी तो आप एकदम से खुश हो जाओगे, है ना। तो दैट इज अ काइंड ऑफ कि आपको स्टिमुलस को देख के आपके अंदर अराउजल होता है। थर्ड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन, जिसके अंदर हमने इस एक चीज को लेके डिस्कशन किया कि हमारा माइंड इंटरप्रेट करता है हमारे इमोशंस को, है ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि आपको डॉग्स बहुत पसंद है ना, और मतलब पपीज स्पेशली। तो जब भी आप अपने आसपास में पपीज वगैरह देखते हो तो आपको अरे वो मतलब बहुत ही प्यारा सा जो है पपी है, और एकदम से एक खुशी जो है अंदर आ जाती है। और किसी को डर लगता होगा तो उसके अंदर फियर वाली फीलिंग आ जाती होगी। क्लियर? सो हमारा माइंड इंटरप्रेट करता है स्टिमुलस के अकॉर्डिंग, एंड देन आर द इमोशंस फ्लो और इंटरनलाइज इन आवर बॉडी साइकोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली। इज इट क्लियर टू यू? और इमोशंस के अंदर फीलिंग्स एंड मूड ये दोनों आते हैं। हम बहुत बार synonymously इन वर्ड्स को यूज करते हैं, बट द थिंग इज कि दे आर द पार्ट ऑफ द बिग और द लार्जर एंटिटी दैट इज इमोशन। इज इट क्लियर टू यू? क्लियर? सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशंस को। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, आपका कभी कोई स्कूल इंटरव्यू हुआ है क्या? मतलब स्कूल इंटरव्यू इन द सेंस कि देखो, अभी तो क्लास 11th में आ गए हो, बट कभी कोई स्कूल चेंज किया, या हो सकता है 10th के बाद ही आपने स्कूल चेंज किया, तो स्कूल जो नेक्स्ट न्यू स्कूल में आपने एडमिशन लिया होगा, वहाँ की प्रिंसिपल ने आपका इंटरव्यू लिया हो, या आपको याद हो कि क्लास 5th में आपने कभी स्कूल चेंज किया था, या 8th में, या कोई सी भी क्लास में, तो आपका एक इंटरव्यू हुआ होगा। याद है किसी को? किसी का भी हुआ है? या एक ऐसे सिचुएशन ले लो कि आपका एक जॉब इंटरव्यू होने वाला है, या जस्ट आप मान लो आपको आज बोला जाता है कि कल आपको एक स्पीच प्रिपेयर करके लानी है। जस्ट सपोज टुमारो इज 15th अगस्त, इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। आपको उस पर एक स्पीच देनी है, एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर विल बी प्रेजेंट देयर। क्लियर? ये चीज आपको बता दी जाती है। ये सिचुएशंस मान के चलो, ठीक है, कि ऐसा कुछ आपके साथ कभी हुआ है या होने वाला है या कभी हुआ होगा। सो आपने ऑब्जर्व करी है कुछ चीजें कि सबसे पहली चीज
इंटरव्यू के नाम से एक चीज दिमाग में आती है और वो होता है डर। थोड़ा थोड़ा सबके मन में आता है डर, सबको लगता है ना, गला सबका सूखता है, माउंटेन ड्यू। क्या होता है कि सभी के अंदर एक थोड़ा सा डर आ जाता है कि यार मेरा इंटरव्यू होने वाला है, क्या पता किस तरीके के सवाल मुझसे पूछे जाएंगे। मैंने प्रिपेयर तो कर लिया है बट क्या पता प्रिंसिपल क्या क्वेश्चन मुझसे पूछ ले, मैं आंसर कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ। ये एक चीज पहले आती है। देन वी प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू कि ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लिया, सारे आंसर्स हमने समझ लिए, बट द डे यू एंटर टू गिव योर इंटरव्यू एंड व्हेन द इंटरव्यूअर आस्क यू द क्वेश्चन, या जब भी प्रिंसिपल आपसे क्वेश्चन पूछते तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर लगने लग जाता है ना, फियर एक हमारे मन में आ जाता है। आप देखोगे हार्ट बीट तेज हो जाएगी, पेट में ऐसा ना गुड़ुम 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 होने लग जाएगा एकदम से, मतलब बटरफ्लाइज यू विल फील इन योर स्टमक। ओके, हाथ ठंडे पड़ने लग जाते हैं, है ना, हार्ट बीट एकदम से तेज हो जाती है, और कभी कभी तो आंखों के सामने अजीब सा लगने लग जाता है। हुआ है कभी ऐसा आपके साथ में? बताओ मुझे, कभी ऐसे किसी एक चीज को आपने फील किया है, कभी ऑब्जर्व किया है कि ये चीजें भी होती हैं? मतलब होती तो हैं बट कभी आपने फील किया है, कभी ऑब्जर्व किया है आपने इन चीजों को? जैसे मैंने आपको कहा कि आपको स्पीच देनी है नेक्स्ट डे, आपने स्पीच प्रिपेयर करी है और इवन बैक स्टेज पर भी आप बहुत अच्छा बोल रहे थे, बट द टाइम यू मेक आई कॉन्टेक्ट विथ योर ऑडियंस यू आर लाइक ओ माई गॉड, है ना, मतलब अब भैया मतलब थोड़ा सा डर लगने लग जाता है। और थोड़ा सा जो है आपने मतलब कुछ लोगों का रहता है, जब वो लोग सोच रहे होते हैं तो या तो वो अपने नेल्स बाइट कर रहे होते हैं, या तो वो हाथों को कुछ ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, या तो कुछ ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, या उस सर को ऐसे ऐसे जो है मतलब ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं, स्क्रैच करने लग जाते हैं, कुछ ना कुछ दिख जाता है, वो बिहेवियर होती है वो चीज। बट वी विल टॉक अबाउट इफ इमोशंस, ये चीज दिखती है ना, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, हार्ट बीट तेज हो रही है, तो ये चीजें क्यों हो रही हैं? लग तो रहा है डर। फियर इज अ पार्ट ऑफ इमोशन, फियर इज अ पार्ट ऑफ इमोशन। बेसिक इमोशंस के अंदर आता है ना फियर, या हैप्पी या सैड, ये सब बेसिक इमोशंस के अंदर आते हैं। तो इमोशन के अंदर बॉडीली फैक्टर्स कैसे आए? हाथ क्यों ठंडे होने लग गए, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ गया, या बीपी लो क्यों हो गया, या हार्ट बीट क्यों बढ़ गई, ये क्यों होता है? कभी सोचा है इसके बारे में? दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट, एंड द फैक्ट इज दिस, फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशंस। क्योंकि हमारे जब इमोशंस इंटरनलाइज होते हैं तो हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। अब आप पढ़ तो रहे हो साइकोलॉजी, बट एज यू ऑल नो साइकोलॉजी इज अ साइंस, तो आज की क्लास साइंस को डेडिकेट कर देना, है ना। आज का लेक्चर ऐसे सोचना कि आज आप थोड़ा सा साइंस पढ़ने बैठे हो, बट यहाँ पे जो साइंस होगी वो थोड़ी मजेदार होने वाली है ना, क्योंकि हम इसको साइकोलॉजी के साथ में रिलेट करेंगे। कुछ टर्म्स आपको पढ़ने होंगे, है ना, साइंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स आप पढ़ोगे, कुछ नर्वस सिस्टम आप पढ़ोगे, कुछ हाइपोथैलेमस आप पढ़ोगे, कुछ थैलेमस आप पढ़ोगे, कुछ कॉर्टेक्स आप पढ़ोगे, कुछ टेम्पल्स आप पढ़ोगे, टेम्पल मंदिर वाला टेम्पल नहीं, ये वाले टेम्पल, ये ओके। सो दिस वी विल डिस्कस इन आवर टुडेज लेक्चर, एंड आई होप सो आप लोग थोड़ा बहुत अभी प्रिपेयर्ड हैं, साइकोलॉजिकली भी और फिजिकली भी। फिजिकली भी प्रिपेयर्ड होना, किसी को ऐसे नींद वींद तो नहीं आ रही, ऐसे सोने का मन तो नहीं कर रहा है, तो ऐसा मत करना, ठीक है, वरना पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। सो लेट अस बिगिन विद इट। इज इट क्लियर? यहाँ तक सारी चीजें ओके हैं। सो अ ग्रेट डील ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैपन व्हेन वी एक्सपीरियंस इमोशन, लाइक व्हेन वी आर एक्साइटेड, अफ्रेड, एंग्री। दीज बॉडीली चेंजेस माइट बी रिलेटिवली इजी टू नोट। जब भी हमको गुस्सा आता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पापा को गुस्सा आता है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है एकदम से, और फिर जो है हार्ट बीट तेज हो जाती है, फिर पसीना वसीना आने लग जाता है, होती नहीं ये सारी चीजें। सो दीज आर द फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट हैज बीन बिकॉज ऑफ द इमोशन दैट यू आर एक्सपीरियंसेस। जब डर लगता है, कैसे पसीने छूट जाते हैं, कैसे हाथ पैर जो है कपने लग जाते हैं बिल्कुल एकदम से, दैट इज मींस इंक्रीज इन हार्ट रेट, थ्रॉबिंग टेम्पल्स। थ्रॉबिंग टेम्पल्स का मतलब ये होता है कि मैं तो अभी चश्मा लगाई हूं तो नहीं बता सकती, लेकिन ये यहाँ पे आप देखो, आपके ये जो हेड है और ये जो आपके ईयर्स हैं, इसके बीच में आप यहाँ पर ऐसे हाथ रख के देखो, आपको कुछ ऐसे बीट करता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो वो जनरली बीट करता है, बट क्या होता है ना, जैसे कुछ सर्टेन कंडीशंस में बहुत तेज तेज बीट करने लग जाता है। क्लियर? दैट इज मींस थ्रॉबिंग टेम्पल्स, इंक्रीज पर्सपिरेशन, पसीना आने लग जाएगा, हाथ पैर कपने लग जाएंगे, गुस्सा हो या किसी चीज के लिए एक्साइटेड हो। आप लोग को सबको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम शायद देना होगा, शायद आप में से कोई होंगे
कोई होंगे शायद जो आज नहीं कल यूपीएससी दे रहे होंगे, लॉ दे रहे होंगे, या किसी इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले होंगे। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं इंजीनियरिंग करते करते, तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी ना जो आप लोग करने वाले होंगे। और मान लो आप जो भी लाइफ में करना चाहते हो वो आपको फर्स्ट हैंड अचीव हो जाए, तो उस सिचुएशन के बारे में सोच के ही कितनी खुशी होती है। तो जब आप सोचोगे, जब वो चीज़ आप पा लोगे, जब वो चीज़ आपको मिल जाएगी, कितना एक्साइटमेंट होगा, आप फूले नहीं समाओगे, है ना। फूले नहीं समाना समझते हो ना, ये एक मतलब मुहावरा है हिंदी में, क्लियर। सो ये होता है कि जब आप बहुत एक्साइटेड हो, जब आपको बहुत या तो गुस्सा आ रहा है, तो ये बॉडी में चेंजेस होते हैं। और शुक्र है कुछ इक्विपमेंट्स का जिनकी वजह से हम इनको मेजर कर पाते हैं कि एग्जैक्ट किस तरह के फिजियोलॉजिकल चेंजेस इमोशंस के साथ में होते हैं। तो इसमें ऑटोनॉमिक और सोमेटिक नर्वस सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इमोशनल प्रोसेस में। जब भी आपके इमोशंस फ्लो करते हैं तो आपकी बॉडी में नर्वस सिस्टम है, और नर्वस सिस्टम में ऑटोनॉमिक और सोमेटिक, क्लियर। ये वर्ड्स नोट करते जाना, मैं आपको बता रही हूँ, वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। ऑटोनॉमिक और सोमैटिक ये दो तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इमोशंस में। क्या क्या आता है इसके अंदर? सो इट इज अ रिजल्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ न्यूरोफिजियोलॉजिकल एक्टिवेशंस इन विच थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम and cerebral cortex are involved significantly। क्या याद रखोगे कि हमारी बॉडी में जब या हमारे अंदर जब इमोशंस फ्लो करते हैं तो कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम में एक ऑटोनॉमिक और दूसरा सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, पार्ट्स होते हैं इसके, क्लियर। ये मेजर रोल प्ले करते हैं, और इसके अंदर भी जो थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, लिम्बिक सिस्टम है और सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब क्लियर है? कॉर्टेक्स, ये जो आपको ये माथा दिख रहा है ना आपका, ये इसमें एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है। ऐसा कहा जाता है कि जब आप पॉजिटिव सोच रहे होते हो तो यहाँ वाला ज़्यादा एक्साइटेड होकर अच्छा काम कर रहा होता है, जब नेगेटिव सोचते हो तो राइट वाला थोड़ा ज़्यादा रहता है। पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लिम्बिक सिस्टम जो फियर और एंगर को कंट्रोल करता है आपकी बॉडी में, जब भी आप बहुत गुस्से में होते हो, जब बहुत डर लग रहा होता है, तो उसको लिम्बिक सिस्टम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा होता है। हाइपोथैलेमस होम्योस्टैसिस जो है उसके लिए होता है, बॉडी का बैलेंस बना के रखने के लिए। पढ़ा था ना हमने, हंगर वगैरह में पढ़ा था हाइपोथैलेमस को, मोटिवेशंस को जब हम पढ़ रहे थे, फिजियोलॉजिकल मोटिव्स को जब हम डिस्कस कर रहे थे, एंड एज सच थैलेमस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोफिजियोलॉजिकल एक्टिवेशंस हैं जो इमोशंस को या हम ये कहें कि इमोशनल प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्लियर। Now, individuals with extensive injury in these brain areas have been known to demonstrate impaired emotional abilities। जिन भी लोगों को ब्रेन के इन पार्ट्स में अगर किसी तरह की इंजरी है, सीरियस इंजरी है, किसी तरह का डैमेज है, तो हम देखते हैं कि उनकी जो इमोशनल एबिलिटीज होती है ना, वो भी अफेक्ट कर जाती हैं, है ना। मतलब जैसे मान लो कि किसी का लिम्बिक सिस्टम जो है वो पूरा बर्बाद हो चुका है, क्लियर, मतलब पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, तो कहीं ना कहीं वो अपने फियर और एंगर को कभी कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। और मान लो ऐसे पर्सन को कभी किसी कारण से बहुत गुस्सा आ जाए तो उसका तो मतलब बीपी बिल्कुल हाई और खत्म, क्लियर, मतलब सभी खत्म, कहानी खत्म, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये चार बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। Selective activation of different brain areas has been experimentally shown to arouse different emotions in infants and adults। छोटे बच्चे जो होते हैं इन्फेंट्स और जो एडल्ट्स हो जाते हैं ना, तो उनके अंदर हम लोग इन ब्रेन मतलब डिफरेंट ब्रेन एरियाज में कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करके सिलेक्टिव एक्टिवेशन ऑफ मतलब कुछ सिलेक्टिव ब्रेन एरियाज में कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करके डिफरेंट इमोशंस को जो है अराउज करवाते हैं।
फील करवाया जाता है। अगर किसी तरह से डैमेज हो जाए तो फिर हम बहुत सारी टेक्निक्स उसमें यूज करते हैं। क्लियर? तो आपको ये समझ में आया ना कि फिजियोलॉजिकल बेसिस है इमोशन का, और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या एक चीज है, नर्वस सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम के अंदर भी ये नोट्स आपको बनाने हैं, ठीक है, नोट डाउन करो, फिर हम इंपॉर्टेंट थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। नर्वस सिस्टम के अंदर जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है और जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एंड बिसाइड देम थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये जो है बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। किसमें? इमोशनल प्रोसेसेस में। किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये? फॉर द इमोशनल प्रोसेस। अगर किसी का कोई भी पार्ट डैमेज है इनमें से, तो उसके अंदर हमको इमोशनल एबिलिटीज में इम्पेयरमेंट्स दिख सकते हैं। ये आपको समझना है। अब वो आप कैसे समझोगे, तो कुछ थ्योरीज के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन चारों को हम डिटेल में हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं अभी, लेकिन आपके लिए जितना समझना जरूरी है वो मैंने आपको बता दिया। नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट जेम्स लैंज थ्योरी ऑफ इमोशन। इसको जेम्स लैंग थ्योरी भी कहा जाता है। मतलब आप लोग देखो और कैसे अच्छे से प्रोनाउंस करना है, बट इट इज जेम्स लेंज थ्योरी और जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशन। ये जेम्स लैंग कोई एक पर्सन नहीं, दो लोग हैं, एक है जेम्स और एक है लेंज। 1884 में इन्होंने इमोशंस पर स्टडी करी, और मतलब फिजियोलॉजिकल थ्योरी इन्होंने दी, और इमोशंस पर स्टडी करके एक फिजियोलॉजिकल थ्योरी ये प्रेजेंट करते हैं। थ्योरी क्या है वो आपको कुछ इस एक टेबल से समझ में आ रहा होगा। ये जो डायग्राम या फिगर हम कहें आपके चैप्टर में दिया है, आपको उसको देखना है, और मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। बट उससे पहले आप लोग मुझे बताओ कि आपका या आपके सामने, ठीक है, कभी कोई रोड एक्सीडेंट हो जाए तो कैसा लगता है? ठीक है, मतलब आप पूछोगे मैम ये कैसा सवाल है? ऑब्वियस है भाई, अगर हमारे सामने किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाएगा, उसको ज़्यादा चोट वोट जाएगी तो बड़ा बुरा सा हमको जो है फील होगा, और हमारा खुद का हो जाएगा, होने वाला होगा, या बिल्कुल हमको ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि भैया अब तो गए, तो ऑब्वियस है कि डर भी लगेगा, है ना। उस टाइम पे सिचुएशन समझ में तो नहीं आती, बस हाँ एक ही चीज़ होता है, डर लगता है कि अब तो गए, गिरे। ठीक है, मतलब होता है ना जब रोड एक्सीडेंट हो जाता है, या मान लो जैसे आप गाड़ी चला रहे थे, आप अच्छे से गाड़ी चला रहे थे, लेकिन पास से कोई बहुत तेजी में जो है कार लेके आता है और आप भी भिड़ जाते हो और लग गई। क्लियर? तो क्या एक चीज होती है, एक तो डर, बाद में लगी तो बात की बात है, लेकिन पहले डर, है ना, कि एकदम से जो है फियर हमारे अंदर अरोज हो जाता है। और इसके साथ साथ में कुछ 5-6 चीजें और होती हैं। पसीना आने लग जाता है, हार्ट रेट जो है वो बहुत तेज हो जाता है, हाथ पैर जो है वो कपने लग जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, एकदम से बीपी भी बढ़ सकता है। क्लियर? होती है ये चीजें, बोलो, है ना। यही थ्योरी को जेम्स लेंज ने एक्सप्लेन किया है। अब आप बोलोगे इतनी सिंपल सी बात, हाँ इतनी सिंपल सी बात। जेम्स लेंज बहुत सिंपल थ्योरी देते हैं, बोलते हैं कि जो स्टिमुलस होता है ना हमारे आसपास में, वो क्या करता है, वो कुछ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल चेंजेस लेकर आता है। ओके, वो कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस लेकर आता है। हम उन फिजियोलॉजिकल चेंजेस को परसीव करते हैं और फिर हमको इमोशन एक्सपीरियंस होता है। मतलब कि जैसे ही आपने देखा कि भाई एक्सीडेंट होने वाला है, तो आपके हाथ पैर कपने लगेंगे, पसीने छूटने लग जाएंगे, हार्ट रेट आपका बढ़ जाएगा, हार्ट बीट रेट जो है आपका वो बढ़ जाएगा, और फिर इसके बाद में आपको डर फील होगा। आपको 2 चीजों को समझना है यहां पे, देखो, लुक इट हियर। जेम्स लेंज थ्योरी ऑफ इमोशन 1884।
क्लियर? क्या थ्योरी बोल रही है? थ्योरी बोल रही है कि आपको कोई स्टिमुलस दिखा, वो स्टिमुलस से आपकी बॉडीली चेंजेस होंगे। बॉडीली चेंजेस मतलब फिजियोलॉजिकल चेंजेस। क्या होगा? हार्ट बीट रेट बढ़ जाएगा, पर्सिपिरेशन यानी पसीने छूटने लग जाएंगे, हो सकता है ब्लड प्रेशर भी एकदम से हाई हो जाए, आपके जो हाथ पैर हैं वो एकदम से कांपने लग जाएंगे। और जैसे ही ये सारी चीजें होंगी तब आपको फियर, डर लगेगा। मतलब पहले क्या हो रहा है? पहले फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। क्लियर? पहले फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं और फिर आप इमोशन को एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। अब आया समझ में? अब एक और एग्जांपल लो। आपने रात में डिनर किया और आप अपने एरिया में मस्त टहलने जा रहे थे, वॉक करने, ठीक है? 10:30 11 बज रहा था रात में। आपने कहा चलो बढ़िया से वॉक करके आते हैं। अकेले गए थे आप वॉक करने, और आप वॉक करने जाते हो, आपको एकदम से ढेर सारे डॉग्स की आवाज जो है, बार्किंग की, सुनाई आने लग जाती है। और थोड़े ही देर में आपको दिखता है कि कम से कम 5-6 डॉग्स हैं, ठीक है? वो बिल्कुल खूंखार तरीके से, मतलब बार्क करते हुए, भौंकते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं। तो एकदम से क्या होगा? आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, पसीने छूटने लग जाएंगे, और फिर आपको डर लगेगा और फिर आप लगा दोगे दुड़की अपने घर तक। ठीक है? यही थ्योरी है जेम्स लेंज की। जेम्स लेंज बोलते हैं जब भी कोई स्टिमुलस आसपास में दिखता है तो पहले हमारी बॉडी में चेंज होता है, उसके बाद में इमोशन हमको फील होता है या इमोशन को हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं, और इस तरीके से इमोशन हमारी बॉडी से रिलेटेड है। समझ में आया? बेसिक सा कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो अब अकेले जो है बाहर घूमने नहीं जाना, और यही आपकी पूरी जेम्स लेंज की थ्योरी है। ठीक है? मतलब जाओ घूमने वूमने सबके साथ में। ये मैं आपको एग्जांपल दे रही थी एक्सप्लेन करने के लिए। सो इट इज अ बेसिक थ्योरी। स्टिमुलस, कोई स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए, आपने परसीव किया, जैसे ही आपको समझ में आने लग गया कि अब तो भैया हाथ पैर कांपने लगे, हार्ट बीट भी तेज हो गई, आप फील करते हो उस एक चीज को, और वैसे ही इमोशन आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है? क्लियर हुआ? दिस इज द जेम्स लेंज थ्योरी ऑफ इमोशन। थोड़ा सा रीड करें इसको। क्लियर है? बताओ कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है ना? बहुत सिंपल सी थ्योरी है, बस वो थ्योरी बोल के उसको बड़ा बना दिया, पर बहुत छोटा सा सिंपल सा कंसेप्ट है। बस आपको ये समझना है, जब भी आसपास कोई स्टिमुलस होता है, आप उस स्टिमुलस को एनकाउंटर करते हो, आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं। जैसे ही आप अपनी बॉडी के चेंजेस को एनकाउंटर करते हो, परसीव करते हो, समझते हो कि मेरे को ये चीजें हो रही हैं, मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है, मेरे को पसीने छूट रहे हैं, वैसे ही आपको समझ में आता है कि मुझे डर लग रहा है। ये सिर्फ फियर को लेके नहीं है, फियर एक एग्जांपल था यहाँ पे, किसी भी सिचुएशन में। क्लियर? जैसे मान लो आप बहुत खुशी आपको हो रही है किसी भी चीज को लेके, ठीक है? तो जब भी आपको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस इमोशन आपके अंदर है, सो दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपके आसपास में कोई स्टिमुलस था। मान लो आपको बर्थडे सरप्राइज दिया गया, ठीक है? आपका बर्थडे था और आप दिन भर मतलब स्कूल के काम वाम से, और फिर बाद में और भी कुछ काम वाम था, फ्रेंड्स वगैरह के साथ चले गए। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि घर पे केक भी कटने वाला है, लेकिन आप घर पहुंचते हो और आप देखते हो कि पूरा घर डेकोरेटेड है, सारे रिलेटिव्स वगैरह आए हुए हैं, इवन आपके और भी फ्रेंड्स आए हुए हैं, बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया गया है, बहुत अच्छा आपका फेवरेट केक आया हुआ है। तो एकदम से आप जैसी चीजों को देखते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि अंदर से आपके बॉडीली चेंजेस हो जाते हैं ना। आप बिल्कुल जो है एकदम से काम सिचुएशन, लेकिन एक तरीके मतलब काम सिचुएशन इन द सेंस कि जैसे ही देखते हो तो बढ़िया, आंखों को बहुत अच्छा लगता है ये वाला जो स्टिमुलस आपके आसपास में दिख रहा है, और आपका जो मतलब ब्लड है उसका सर्कुलेशन अच्छे से होने लग जाता है बॉडी के अंदर, और भी चीजें। और जैसे आप इन चीजों को फील करते हो तब आपके अंदर हैप्पीनेस वाली फीलिंग आती है। क्लियर? तो ये जेम्स लेंज थ्योरी है। स्टिमुलस को देखा, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए, उन फिजियोलॉजिकल चेंजेस को परसीव किया, एंड फाइनली व्हाट? इमोशन एक्सपीरियंस्ड। क्लियर? कोई डाउट यहां तक?
नहीं है ना, ठीक है, आगे बढ़े। सो द थ्योरी सजेस्ट दैट एनवायरमेंटल स्टिमुली एलिसिट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज फ्रॉम विसरा द इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हार्ट एंड लंग्स व्हिच इन टर्न आर एसोसिएटेड विथ मसल मूवमेंट. For example, startling at an unexpected intense noise triggers activation in visceral and muscular organs followed by an emotional arousal. मतलब कि जैसे मान लो कि एकदम से आप अभी बैठे हुए हो शांति में, सिर्फ मेरा लेक्चर सुन रहे हो, और एकदम से आप देखते हो कि बहुत कहीं पे डीजे वीजे की आवाज आने लग जाती है, बहुत ज्यादा नॉइज होने लग जाता है, और आप कभी देखोगे ना बहुत ज्यादा नॉइज होगा, मतलब एक एवरेज के ज्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं वो आपकी हार्ट बीट को तेज कर देगा. और एकदम से जैसे मान लो कभी आप सो रहे हो, ठीक है, और आपके पास में लाके कोई स्पीकर बजा दे तो आपकी हार्ट बीट एकदम से तेज हो जाती है, ठीक है, और जैसे आपका एक्सपीरियंस होता है एकदम से घबरा के उठते हो. क्लियर. तो ये भी एक तरीके की जेम्स लिंच थ्योरी ही हुई कि स्टिमुलस था, आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनने उसको फील किया, आपने परसीव किया, और आपका एक्सप्रेशन जो है वो इमोशन जो है वो आप एक्सपीरियंस कर लेते हो. तो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे हार्ट और लंग्स, ये इन स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करते हैं जो अल्टीमेटली बाकी दूसरी मसल्स मूवमेंट से रिलेटेड होते हैं. इन अदर वर्ड्स, James Lynch theory argues that your perception about your bodily changes like rapid breathing, a pounding heart, running legs following an event brings forth emotional arousal. तो James Lynch theory ये कहती है कि जब आप perceive करते हो कि जैसे for example मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, नॉर्मली पढ़ा रही हूँ, मेरी हार्ट बीट भी अभी नॉर्मल चल रही है, मुझे पसीना भी नहीं आ रहा, लेकिन एकदम से मैं फील करती हूँ मेरे को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, यहाँ से बहने लग गया ऐसे बिल्कुल, ठीक है, और मेरे हार्ट रेट भी मतलब हार्ट बीट रेट जो है वो एकदम से बहुत तेज हो गया. तो जैसे ये मुझे परसीव होगा तो मुझे कहीं ना कहीं एक चीज फील होगी कि हाँ कुछ है. क्लियर. तो वो भी यही बोलते कि जैसे आपको फील हो जाता है, आप परसीव कर लेते हो कि बॉडी में जो है ब्रीथिंग जो है वो बहुत तेजी से होने लग गई है, हार्ट बीट जो है वो तेज होने लग गई है, आपके लेग्स जो है वो बिल्कुल शिवर करने लग गए हैं, तब आप किसी तरह का इमोशन फील करते हो, तब आपके अंदर किसी तरीके का इमोशनल अराउजल होता है. The main implication made by this theory is that particular events or stimuli provoke particular physiological changes and the individual's perception of these changes results in the emotion being experienced. इसका मतलब ये है कि इस थ्योरी का मेन इंप्लीकेशन ये है कि जब भी कोई पर्टिकुलर इवेंट या किसी तरह का पर्टिकुलर स्टिमुलस आपके आसपास होगा तो वो आपकी बॉडी में चेंज लाएगा, और जब आप इनको कोई भी इंडिविजुअल परसीव कर लेता है तो वहां पर इमोशंस एक्सपीरियंस होते हैं. बट फिर वही एक चीज कि कोई भी एक थ्योरी आती है तो उसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स होते हैं, और फिर जाके कोई न्यू थ्योरी आती है तो सेम चीज इस थ्योरी के भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुए कि नहीं ये थ्योरी सही नहीं है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बताती है, और ऐसा ही सारा डिबेट डिस्कशन चल रहा था कि आ जाती है आप लोगों के पढ़ने के लिए एक और नई थ्योरी, एंड दैट इज द कैनन-बार्ड थ्योरी. क्लियर. सो जेम्स लिंच थ्योरी के बाद में दूसरी थ्योरी आती है जिसे कैनन-बार्ड थ्योरी कहा जाता है, और अगेन ये दो लोग हैं, एक है कैनन और एक दूसरे हैं बार्ड, तो दोनों ने मिलके बनाई इसलिए इसको कैनन-बार्ड थ्योरी कहा जाता है. कैनन-बार्ड थ्योरी ये बोलती है कि ये जो पूरा प्रोसेस है इमोशन का, दिस इज मीडिएटेड बाय थैलेमस. क्लियर. इसमें थैलेमस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. वो ये बोलते हैं, जैसे ये क्या बोलते हैं, स्टिमुलस है, आपने स्टिमुलस को ऑब्जर्व किया, बॉडी में चेंजेस आए, आपने परसीव किया और इमोशन फील हो गया. ये बोलते हैं कि सारा काम थैलेमस कर रहा है. थैलेमस नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है ना, अभी मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया ना, ये थैलेमस, इसकी बात हो रही है कि सारा काम जो है ये थैलेमस कर रहा है. कैसे? So thalamus, which after perception of the emotion provoking stimulus conveys this information simultaneously to the cerebral cortex and to the skeletal muscles and sympathetic nervous system. देखो कैनन-बार्ड थ्योरी ये बोलती है कि जब भी कोई स्टिमुलस होता है ना हमारे आसपास में, तो उसकी इंफॉर्मेशन हमारे थैलेमस के पास में पहुंचती है, और ये जो हमारा थैलेमस है इस इंफॉर्मेशन को दो जगह भेजता है. एक तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भेजता है, और दूसरा जो हमारा पूरा स्केलेटन मसल्स वगैरह हैं, ठीक है, हमारा जो पूरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके अंदर भेजता है. दो जगह भेजता है एक साथ में. जैसे मान लो ये थैलेमस है, इसको इंफॉर्मेशन मिली तो उसने एक यहां भेजी और एक यहां भेजी, दो जगह इंफॉर्मेशन को उसने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया. क्लियर. ये कौन बोल रहा है? ये कैनन-बार्ड बोल रहे हैं अपनी थ्योरी के अंदर.
The cerebral cortex that determines the nature of the perceived stimulus by referring to past experiences. फिर जो cerebral cortex होगा ना, वो determine करेगा कि जो हमने मतलब जो हमारे आसपास में stimulus है वो किस एक तरीके का है अपने past experiences के थ्रू। ये डिटरमाइन करता है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ द इमोशन। ये क्या बोला जा रहा है ना यहाँ पे पूरा देखो, आपको कैसे समझ में आएगा। जस्ट लुक एट दिस फिगर। दिस इज द कैनन-बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन। क्लियर है? आप लोग को दिख रही है? अगर नहीं दिख रही है तो मैं आपको बता दूं, आपकी बुक में फिगर 9.6 जो है वो है ये फिगर। क्लियर? तो आप इसको अच्छे से देखो। उसमें देखो कैनन-बार्ड क्या बोलते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है। वो बोलते हैं आपने कोई स्टिमुलस देखा, तो जब भी आप कोई स्टिमुलस देखते हो ना, तो हमारे जो जेम्स लेंज हैं वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि जब भी आप कोई स्टिमुलस देखोगे तो पहले बॉडी में चेंजेस आएंगे, आप इनको परसीव करोगे, और जैसे ही आप इनको परसीव करते हो आप किसी भी तरह के इमोशन को एक्सपीरियंस कर लेते हो। मतलब पहले बॉडी का काम है, फिर आपके इमोशन का काम है। ये बोलते हैं दोनों चीज साथ में होगी। कोई भी स्टिमुलस है उसकी इंफॉर्मेशन थैलेमस के पास में जाएगी। थैलेमस ऑब्वियस है ब्रेन में होगा, है ना। तो थैलेमस क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को दो जगह भेजेगा, एक सेरेब्रल कॉर्टेक्स में और एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मसल्स वगैरह में। ठीक है, तो जब ये हमारे नर्वस सिस्टम मसल्स वगैरह के अंदर जाएंगे तो वहां पे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे। कैसे चेंजेस होंगे? जैसे सेम एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं कि मैंने आपको बोला ना, आप डिनर के बाद वॉक पर गए थे और एकदम से आपने देखा कि बहुत सारे डॉग आपकी तरफ जो है आ रहे हैं भौंकते हुए और जो है चिल्लाते हुए, आप एकदम से डर गए हो। ठीक है, उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे आप जा रहे थे, है ना, तो जैसे ही आपने डॉग्स का साउंड सुना, ठीक है, तो वो ऑब्वियस है ना, ब्रेन को सिग्नल, स्टिमुलस साउंड कान से गए, आपके ईयर से गए आपके ब्रेन में, आपको पता चला वो ऐसा कुछ साउंड है आपके आसपास में, तो आप एकदम से एक्टिव हो गए। ठीक है, और साथ ही साथ में थैलेमस को इंफॉर्मेशन गई, थैलेमस ने कॉर्टेक्स को पहुंचाई और साथ ही साथ में पूरे नर्वस सिस्टम को पहुंचाई। तो एकदम से फियर जो है फील करने लग गए आप। फियर कहां पर फील हुआ आपको? कॉर्टेक्स में, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ द इमोशन। आप बहुत ज्यादा डर गए कि अरे यार, मतलब एकदम से इतने सारे डॉग्स आ रहे हैं, कहीं मेरे ऊपर हमला ना कर दें, रात का समय हो रहा है, मुझे काट वाट लिया उनने तो। ठीक है, तो ये डर आपके अंदर, और साथ ही साथ में जो नर्वस सिस्टम है उसको भी पता चल गया है, क्योंकि तो वहां पे एकदम पसीने छूटने लग गए हैं और हार्ट बीट जो है तेज होने लगी, और आप इन चीजों को एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। तो जैसे ही आप एक्सपीरियंस करोगे तो फिर आप कुछ एक्शन लोगे। एक्शन क्या लोगे? भाग लो। कोई है ऐसा मेरी क्लास में जो मुझे बताए कि ऐसी एक सिचुएशन में सोचेगा कि मैं वहीं बिल्कुल दमखम से खड़ा रहूंगा और बोलूंगा आओ सारे डॉग्स में देखता हूं तुम लोगों को? कोई है ऐसा क्लास में? ऑब्वियसली कोई नहीं होगा। सब एक ही एक्शन लेने वाले, भाग लो यहाँ से इस सिचुएशन से। ठीक है, मतलब रात के टाइम आई डोंट नो डॉग्स का क्या एक माइंड स्टेट होता है कि दिन में वही बड़े प्यारे से होते हैं और रात में एकदम लड़ाई झगड़ा। ठीक है, आप लोग सोचोगे मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया, मैंने नहीं करा भाई ये एक्सपीरियंस, पर मैं मतलब मेरे बेडरूम के पास में रात में इतनी आवाज आती है, मतलब बेडरूम के पास में, मतलब ये कि मैं सोती हूँ ना, तो ऑब्वियस रात के टाइम में बिल्कुल ऐसा पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, और मैं घर के पास में कंस्ट्रक्शन साइट है, तो वहाँ पे शायद कुछ डॉग्स का जमावड़ा है, और वो लोग रात के समय में आई डोंट नो कौन सा म्यूजिक कॉम्पिटिशन करते हैं कि इतना शोर मचाते हैं। खैर, लीव दैट ऑल। तो ये है आपका पूरा क्लियर। सो व्हाट इज द बेसिक कैनन-बार्ड थ्योरी, एंड दैट सेज कि जब भी कोई स्टिमुलस होगा तो हमेशा फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एक्शंस जो हैं वो, मतलब फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो इमोशंस हैं वो साथ में काम करेंगे, एंड फाइनली यू फील द इमोशन। तो इसको आप कैसे समझो, दोनों थ्योरी को मैं आपको कंपैरेटिवली बताती हूँ। ठीक है, ठीक है। सो हियर इज आवर जेम्स लेंज थ्योरी, and here is our Cannon-Bard theory. Cannon-Bard theory. Clear? दोनों थ्योरी को साथ में समझेंगे। वेट, ठीक है, इक्वल डिवीजन कर दिया मैंने दोनों का, है ना। हाँ चल, थोड़ा बहुत नहीं होगा तो चलेगा। सो
कैनन बार्ड थ्योरी, और थोड़ा सा अच्छे से नोट्स बनाएंगे, है ना, थोड़ा अच्छे से बनाओ तो समझ में भी आप लोगों को शायद ज़्यादा आता है और नोट्स भी आपके प्रॉपर सीक्वेंस में हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और ये सच भी है, जैसे मान लो कल को आपने नोट्स वगैरह बनाए और उसके बाद में आप पढ़ने के लिए उनको उठाओ और अगर वो बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड लग रहे हैं, ये ऊपर नीचे हो गया चलेगा, तो मन नहीं होता पढ़ने का। और अगर बिल्कुल अलग अलग पेन से लिखा हुआ है एक पूरा प्रॉपर सीक्वेंस में, तो पढ़ने में अच्छा लगता है ना। सो चलो बैक टू आवर टॉपिक, एंड द टॉपिक सेज, मैं थोड़े अच्छे कलर्स आपके लिए चूज कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से प्रॉपरली सारी चीज़ें दिखें और आपके नोट्स भी अच्छे से बन जाएं, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं और थ्योरीज ऐसी हैं कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। डायरेक्टली पूछा जा सकता है, दोनों का डिफरेंस बताओ या थ्योरीज को एक्सप्लेन करो। सो जस्ट बी, है ना, मतलब अटेंटिव इन द क्लास। सो जेम्स लेंज थ्योरी, सिंपलेस्ट, हियर इज द स्टिमुलस। दोनों थ्योरी को कंपैरेटिवली समझना, ओके। ये है स्टिमुलस, दिस वन इज द स्टिमुलस, क्योंकि दोनों की थ्योरी स्टिमुलस से ही स्टार्ट हो रही है तो इसलिए मैंने सेंटर में स्टिमुलस ही लिखा है, ओके। ये पहले स्टिमुलस है, कोई भी चीज जो आपको दिख रही है, आप सुन पा रहे हो, जो भी स्टिमुलस आप समझते हो, है ना। अब जेम्स लेंज क्या बोलते हैं, जैसे ही स्टिमुलस को देखा फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे। फिजियोलॉजिकल चेंजेस यानी बॉडी में चेंजेस, कैसे, पर्सपिरेशन हो गया, ब्रीथिंग रेट बढ़ गया, हार्ट बीट बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इन फिजियोलॉजिकल चेंजेस को आप जैसे ही परसीव करते हो, जैसे ही आपको अनुभव होता है कि मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, क्लियर, वैसे ही आप इमोशन को एक्सपीरियंस कर पाते हो। यहां पे लिखो इमोशन एक्सपीरियंस्ड, यानी इमोशन का एक्सपीरियंस आपको हो जाता है। यह है आपकी जेम्स लेंज थ्योरी। कैनन बार्ड थ्योरी कहती है कि जैसे ही स्टिमुलस को देखा तो आपका जो पूरा स्टिमुलस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो जाएगा थैलेमस में, और थैलेमस इस इंफॉर्मेशन को दो जगह भेजेगा। एक भेजेगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, एक कहां भेजेगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, और दूसरा आप लिख लो मसल या फिर लिख लो नर्वस सिस्टम। इस क्या लिखा था इसमें, स्केलेटल नर्वस सिस्टम था ना, सॉरी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सॉरी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ओके। जैसे ही सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाएगा तो वो देखेगा कि, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं, वही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं डॉग्स वाला। तो एक एग्जांपल ऐसे मान लो कि अभी 1 महीने पहले की बात आपने सुन रखी थी कि आपकी ही कॉलोनी से कोई लड़का, वो गया था बाहर घूमने के लिए, तो उसको किसी डॉग ने बाइट कर लिया, क्लियर। तो आपने ये केस ऑलरेडी सुन रखा था। तो जैसे ही आप आफ्टर डिनर वॉक पर बाहर जाते हो और आपको डॉग बार्किंग का साउंड आता है, तो आपके थैलेमस में इंफॉर्मेशन जाएगी, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाएगी, आप सोचोगे, आपको एकदम से वो इंसिडेंट याद आएगा, मतलब पास्ट एक्सपीरियंसेस कि भाई डॉग्स जो है खतरनाक है, बाइट वाइट कर लेंगे, गुस्से में सारे के सारे झुंड में आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, इमोशन एक्सपीरियंस करोगे। आप क्या करोगे, इमोशन को एक्सपीरियंस करोगे। मतलब क्या लगेगा आपको, आपको डर लगेगा। और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है आपका, वहां पर क्या एक चीज होगी कि आपकी बॉडी में इंफॉर्मेशन जाएगी और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे। फिजियोलॉजिकल चेंजेस कैसे, कि हाथ पैर कपने लगेंगे और ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा, पसीना आने लग जाएगा, ये सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे। और जैसे ही आप इन चेंजेस को परसीव करते हो, जैसे ही आपको समझ में आता है कि आपकी बॉडी में ये सारी चीजें हो रही हैं, आप एक्शन लोगे। और एक्शन में क्या करोगे, भाग लोगे उस जगह से, ठीक है। तो ये होते हैं आपके सिंपैथेटिक सेरेब्रल कॉर्टेक्स,
क्लियर, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो जो आपकी कैनन-बार्ड थ्योरी है वो क्या कह रही है, वो ये कह रही है कि फिजियोलॉजिकल प्लस साइकोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो साथ में होंगे। फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो साथ में होंगे। एक साथ में थैलेमस जो है वो सेरेब्रल को भी बताएगा और सिंपैथेटिक को भी बताएगा। आप कभी देखो, कभी हुआ है आपके साथ में ऐसा कि कभी आप, जैसे ये सेम एग्जांपल आप ले लो, तो पहले आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, पसीना आएगा, आप खड़े रहोगे क्या उतनी देर तक? क्या ऐसा होगा कि आप खड़े हुए और आपके अंदर ये सारी चीजें हो रही हो, जैसी पसीना और एकदम से आया, आपने कहा ओ मुझे डर लग रहा है, तो आप भागने लग गए? ऐसा थोड़ी ना होता है। सेम मतलब ये थ्योरी प्रैक्टिकल लगती है, ऐसा नहीं कहेंगे कि ये थ्योरी पूरी तरह से गलत है। उनने थ्योरी को इनिशिएट किया तब जाके तो कैनन-बार्ड ये थ्योरी दे पाए। क्लियर? तो इनकी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, बस इनका ये है कि पहले फिजियोलॉजिकल होंगे, उसके बाद में साइकोलॉजिकल होंगे। क्लियर? तो ये पहले फिजियोलॉजिकल की बात करते हैं, फिर साइकोलॉजिकल की बात करते हैं। ये बोलते हैं फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल दोनों साथ में होंगे और साथ में इमोशन और फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। क्लियर? बताओ, कोई डाउट है इतने में? अच्छे से देख लो, एक बार अच्छे से समझ लो। कोई डाउट कहीं पर आ रहा है, कोई चीज पूछनी है कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हो सकता है, तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। फटाक से पूरा देख लो, आप आपके सामने है सारी थ्योरी। ठीक है, क्लियर है? कोई भी डाउट है किसी भी चीज में, एक पॉइंट में, एक वर्ड में, तो मुझे बोलो कमेंट सेक्शन में कि ये चीज क्लियर नहीं है। हाँ, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और आपका लिम्बिक सिस्टम मैं नेक्स्ट लेक्चर में डील करूंगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो वहां पे लेक्चर अच्छे से देखना और अच्छे से क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है तो, अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो दिस इज योर होल कैनन-बार्ड थ्योरी, और यहाँ पर यही चीजें कही जा रही थी कि स्टिमुलस जो है वो प्रवोक करेगा थैलेमस को, और फिर उसके बाद में वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स और स्केलेटन मसल्स और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जाएगी। मैंने स्केलेटन नर्वस सिस्टम साथ में बोल दिया था, स्केलेटन मसल एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सेरेब्रल जो है वो पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू स्टिमुलस के नेचर को समझने की कोशिश करेगी, और ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? अगेन कंटिन्यूइंग दैट एग्जांपल कि आप वॉक पर गए और एकदम से डॉग्स आ जाए, मतलब बार्क करते हुए आपके सामने, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों जो इतना डर जाए कि वो भागने लग जाए। कुछ बोले मैं तो नहीं डरूंगा, मैं तो मतलब पत्थर उठाया और मैं मार दूंगा एकदम से जैसे ही आएंगे यहाँ पे। तो हो सकता है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, सबका अलग अलग हो सकता है। हो सकता है किसी को नहीं पता था कि डॉग्स जो हैं वो बाइट भी कर सकते हैं, मतलब हो सकता है ना कि डॉग्स ना करे बाइट, जरूरी थोड़ी ना कि आ रहे हैं तो एकदम बाइट ही कर लेंगे। भाई उनका मूड है ना, उनका भी अपना मन होता है। तो क्या होता है कि सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मान लो आप जो है घर आओ और आप देखो कि आपके लिए एक बर्थडे सरप्राइज पार्टी प्लान की गई है, तो कोई होगा कि फूले नहीं समाएगा, इतनी खुशी हो जाएगी, ओ मेरे घर वालों ने मेरे लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करी है। कोई होगा और वो ऐसे बोलेगा अरे क्या फालतू पार्टी वार्टी ऑर्गेनाइज कर दी, मुझे ये सब नहीं है पसंद, बंद करो ये सब। तो भाई सबका अपना अपना इमोशन है ना, सबके अपने अपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं इमोशंस को लेके। So that is all about your physiological basis of emotions। मतलब अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, अभी रुको, थोड़ा सब्र करो। ठीक है, तो ये फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशंस का एक बेसिक मैंने आपको बताया, कैनन-बार्ड थ्योरी मैंने आपको बताई, जेम्स लेंज थ्योरी मैंने आपको बताई। इतना क्लियर है? आई होप सो। लास्ट इज योर one most important topic, and that is the ANS is divided into two system, sympathetic and parasympathetic। अब देखो यहाँ पे क्या एक चीज हो रही है, मैंने आपसे क्या कहा कि आपका जो ये थैलेमस है, ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन देगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को और स्केलेटन मसल्स को। तो ये जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये क्या कर रहा है, ये बॉडी में चेंजेस लेके आ रहा है। तो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं तब आप एक्ट कर पा रहे हो, तो इस एक्शन को लेके थोड़ा सा और बताया गया है, और इसके अंदर बात की गई है ANS की, दैट इज दी, जो आपने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि दो तरह के नर्वस सिस्टम है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, एक सोमैटिक मैंने आपको बताया था और दूसरा मैंने आपको बताया था कौन सा, ऑटोनॉमिक। अब बात हो रही है इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, कि जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है।
कौन से? एक सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। क्लियर? मैंने आपसे क्या कहा कि आपकी बॉडी में इमोशन की वजह से जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो मेनली नर्वस सिस्टम के अंदर हमको देखने को मिल रहे हैं। मेनली उसमें नर्वस सिस्टम सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं और उनमें भी फिर सब पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ जो हम मेनली बात कर रहे हैं वो ऑटोनॉमिक और सोमेटिक नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। इसमें हम थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक, सेरेब्रल, इन सब की बात कर रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान से सुनना है ना। तो इसी नर्वस सिस्टम में जो एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ये दो तरह से डिवाइडेड है, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। अब जैसा कि ये नाम से सजेस्ट कर रहा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब ये होता है कि जहां पर आपका नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा होता है, आपको उसमें किसी तरह का कोई एफर्ट नहीं देना होता। जैसे जब आप ब्रीथ कर रहे होते हो तो क्या आपको अपनी तरफ से कोई एफर्ट लगाना पड़ता है? नो, यू जस्ट नॉर्मली ब्रीथ। लाइक मैं इतनी देर से पढ़ा रही हूँ, बातें भी कर रही हूँ, तो ब्रीथिंग मेरे अंदर चल रही है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि 5 मिनट बैठ के पहले मैं ब्रीथिंग कर लूँ फिर आपको पढ़ाऊंगी। कोई एफर्ट रिक्वायर्ड नहीं है। दैट इज जस्ट ऑटोनॉमिक, मतलब ऑटोनॉमसली वो हो रही, ऑटोमेटिकली वो हो रही है। क्लियर? ब्लड की हम बात करें, हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, तो आप ऐसा करते हो कि ये ब्लड इधर चले जाए, ये ब्लड यहाँ से इधर चला जाए, ऐसा हम कुछ नहीं करते, ऑटोमेटिकली वो चीज़ हो रही है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वहाँ पर आपको कोई एफर्ट्स नहीं करने होते हैं, बट ऑटोमेटिकली दैट थिंग हैपन्स इन योर बॉडी। इसमें 2 तरह के होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक वो होते हैं जो हमें किसी भी चीज से फाइट करने के लिए रेडी करते हैं, जो हमें किसी भी कंडीशन में फाइट करने के लिए रेडी करते हैं। क्लियर? पैरासिम्पैथेटिक वो होते हैं जो जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं या आराम कर रहे होते हैं तब काम कर रहे होते हैं। ठीक है? बस इतना भी याद रखना। 2-3 चीजें मैंने आपसे कही, बस उतना ही याद रखना। मेहनत के समय ये काम आएंगे, आराम के समय ये काम आएंगे, ऐसे याद रखो। इस पर दोबारा अच्छे से नोट्स बनवाऊंगी, पर अभी इतना क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है? ठीक है? सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, कैनन-बार्ड थ्योरी में बोला जाता है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे और ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस आपको बताएंगे कि आपको एक्शन करना है। ठीक है? तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। और याद रखो कि यहाँ पे जो हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं वो मतलब थैलेमस ने इंफॉर्मेशन किसको दी है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। क्लियर? तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के पास में इंफॉर्मेशन गई है। कंटिन्यू। नाउ these two systems function together in a reciprocal manner. In a stressful situation, the sympathetic system prepares the body to face the situation. जैसे मान लो कि वही एग्जाम्पल पढ़ाऊंगी पूरे लेक्चर के अंदर कि आप खड़े हुए थे, है ना, एकदम मतलब वॉक कर रहे थे, एकदम से रुके, डॉग साउंड आया, आपने कहा डॉग्स भागते हुए मेरी तरफ आ रहे हैं। एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट हो गई है क्योंकि आपको जो है डर लगता है। ठीक है? आपको डर लगता है डॉग से, तो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट हो गई है। ऐसी सिचुएशन में बॉडी को इस सिचुएशन को कैसे फेस करना है, इसके लिए सिंपैथेटिक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को स्ट्रेंथन करता है बाय कंट्रोलिंग द फॉल इन हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर एक्सेट्रा। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है जो कि स्ट्रेसफुल है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि हमको डर लगता है। जब हमको डर लगता है तो हमारी हार्ट रेट जो है बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, हमारा ब्लड शुगर भी बढ़ जाता है। तो वो एक लेवल से ज़्यादा ना बढ़े और उसको कंट्रोल करके रखने का काम होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, सिंपैथेटिक सिस्टम का, जो आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। तो जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो क्या करता है, पूरे इंटरनल एनवायरनमेंट को
रेगुलेट करता है कि कैसे ये इंडिविजुअल के अंदर इन सारी चीजों को कंट्रोल करेंगे। इट इंड्यूसेस अ स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल अराउजल दैट प्रिपेयर्स द इंडिविजुअल फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इन ऑर्डर टू फेस द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। ये क्या करते हैं, ये एक इंडिविजुअल को प्रिपेयर करते हैं कि या तो लड़ लो या तो भाग लो। ठीक है, वो पढ़ा है आपने, एक टर्म होता है अपार्ट फ्रॉम दिस, भाग लो। सुना है आपने कभी? सुना ही होगा, है ना। भाग लो का क्या मीनिंग होता है? भाग लो का मतलब होता है, आप बोलोगे रन। एक मतलब क्या होता है? रन। भाग लो मतलब मैं आपसे बोलूं चलो भागो, तो आप भाई भाग लोगे, है ना, भागने लग जाओगे, एकदम से रन करने लग जाओगे। इसी को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ो। इट मीन्स टू पार्टिसिपेट। आप डांस कंपटीशन में भाग लो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? पार्टिसिपेट करना। तो ये मैं आपको इससे थोड़ा सा अलग बता रही थी कि भाग लो टर्म जो है इसके बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं। ठीक है, अब वापस से आ जाओ इधर। तो यहाँ पे वो यही बोल रहा है, दो तरीके से भाग लो, या तो पार्टिसिपेट कर लो या तो रन, फाइट और फ्लाइट। या तो लड़ाई करो या फिर इस सिचुएशन से भाग जाओ। क्लियर? तो यहाँ पे जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है वो क्या एक चीज कर रहा होता है, वो हमको प्रिपेयर करता है कि या तो इस सिचुएशन में हम लड़ लें या हम इस सिचुएशन से भाग जाएं। ठीक है, इस करंट सिचुएशन को टैकल कैसे करना है उसमें हमको सिंपैथेटिक सिस्टम हेल्प करता है। हमें भी हेल्प करता है और हमारी बॉडी को भी हेल्प करता है। हमें हेल्प कर रहा है मतलब बॉडी को हेल्प कर रहा है ना। तो बॉडी को कैसे हेल्प कर रहा है कि हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। As the threat is removed, the parasympathetic system gets active and restores the balance by calming the body. देखो, जैसे ही वो थ्रेट, वो जो एक डर था वो खत्म हो जाएगा, तो जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है ये बॉडी के बैलेंस को रीस्टोर करने का काम और बॉडी को काम करने का काम शुरू कर देगा। कैसे? मैंने आपको वही सिचुएशन, डॉग्स आ रहे हैं भागते हुए। अब मैंने आपको एक और चीज बोली कि हो सकता है कुछ ऐसे हो जो डरे नहीं और वो बोले कि मैं इस सिचुएशन का सामना करूंगा, जैसे ही डॉग्स मेरे पास में आएंगे मैं ना पत्थर उठा के फेंक दूंगा। तो आप ऑलरेडी एक पत्थर लेके, एक बड़ा सा स्टोन लेके अपने हाथ में रेडी थे कि जैसे ही डॉग्स आएंगे तो मैं फेंक दूंगा। तो जैसे ही डॉग्स आपकी तरफ आते हैं बार्क करते हुए, तो आप जैसे ही पत्थर ऐसे करके दिखाते हो तो वो क्या करते हैं? भाग जाते हैं, साइड से भाग जाते हैं। तो यू आर रिलैक्स्ड, यू आर लाइक ओ भैया ये तो मतलब बिना कुछ किए ही भाग गए, मेरी तो ज्यादा मेहनत लगी नहीं। डर तो था, मतलब एकदम अंदर से अंदर वो चेंजेस भी हो रहे थे, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि नहीं वी विल फाइट, और हमने ऐसे ही पत्थर उठाए, लेकिन सिचुएशन जो है वो टैकल हो गई और जो डॉग्स हैं वो चले गए। नाउ यू आर रिलैक्स्ड, यू आर लाइक कि अब थोड़ा सा बॉडी क्या होगी, वापस से काम होगी। अब वो जो हाथ पैर थरथरा रहे थे, कांप रहे थे, पसीना वसीना जो छूट रहा था, अब वो बैक टू नॉर्मल होगा। ठीक है, वो क्या होगा? वो वापस से बैक टू नॉर्मल होगा। मतलब एक तरफ जहां आपकी बॉडी में चेंजेस, जैसे अगर हम बात करें किसी चीज के बढ़ने की, ठीक है, तो अगर हम बात करें आपके हार्ट बीट की, तो हार्ट बीट एकदम से तेज हो गई सिचुएशन को देख के, लेकिन जो सिंपैथेटिक थे उनने उसको कंट्रोल करने की कोशिश करी, उनने यहां तक कंट्रोल कर पाए, और जैसे ही सिचुएशन टैकल हो गई पैरासिम्पैथेटिक उसको वापस से नॉर्मल, मान लो नॉर्मल ये था और ये इतना बढ़ के जो है इधर तक चला गया था, तो वो वापस से उसको नॉर्मल पर लेकर आ जाते हैं, वापस से काम डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पे ये पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कार्ड-बेनन थ्योरी को, कैनन-बार्ड थ्योरी को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लियर? It restores and conserves energy and brings the individual back to a normal state. Though acting is in an antagonistic manner, the sympathetic and parasympathetic systems are complementary to each other in completing the process of experience and expression of emotion. तो इस तरीके से सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम्स जो हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, एक जो है कंट्रोल करने का काम करता है, एक काम करने का काम करता है, और ताकि जो भी प्रेजेंट इमोशन या एक्सपीरियंस है हम उसको कंट्रोल कर पाए।
क्लियर? तो कैनन बार्ड थ्योरी में थोड़ा सा और आगे बढ़ना है हमको। वैसे तो कैनन बार्ड थ्योरी यही है पूरी जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी, दिस इज द होल कैनन बार्ड थ्योरी। बट यहां पर बात किसी चीज की आ जाती है, एक्शन की, कि आपकी बॉडी रेडी हो जाएगी एक्ट करने के लिए। अब वो एक्शन जो है वो कैसे होगा, तो एक्शन को लेके यहां पर कहा जाता है कि जो एक्शन है, क्योंकि नर्वस सिस्टम इसके अंदर इन्वॉल्व है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो नर्वस सिस्टम है इसमें जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक ये आपको नोट करना है, ठीक है। सिंपैथेटिक किस एक चीज के लिए है, फाइट और फ्लाइट, इट इज फॉर फाइट और फ्लाइट, एंड दिस इज फॉर रेस्ट और काम। क्लियर? मतलब जो एक्शन है वो कैसे होगा, तो उसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, एक सिंपैथेटिकली और एक पैरासिम्पैथेटिकली। सिंपैथेटिकली कि वो जब भी हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं, एक हाइपर सिचुएशन बन जाती है, टेंस सिचुएशन बन जाती है, ऐसे में हमारी बॉडी को कंट्रोल करना इनका काम है, और कंट्रोल करने के बाद हमको रेडी करना, तो कंट्रोल एंड रेडी, कंट्रोल एंड रेडी फॉर फाइट एंड फ्लाइट। और फिर उसके बाद में जब वो सिचुएशन पूरी तरीके से खत्म हो जाती है तो बॉडी को वापस काम डाउन करना, बैक टू नॉर्मल लेकर आना, ठीक है, वो किसका काम है, पैरासिम्पैथेटिक का, बैक टू नॉर्मल। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हमारी बॉडी फिर एक्ट कर पाती है। तो ये कैनन बार्ड की थ्योरी को थोड़ा सा आपको कंटिन्यू करना है, एंड दैट इज ऑल अबाउट योर फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशंस। क्लियर? आपके नोट्स में आपको एक बार दिखा दूं, आई होप सो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। अच्छा, मैं बोलती हूँ नोट डाउन कर दो, तो मेरे साथ साथ में करते हो या मेरे नोट करने के बाद में 1 सेकेंड मतलब 1 मिनट को वीडियो पॉज करके फिर फटाफट नोट कर लेते हो, क्योंकि मैं साइड में तो हो ही जाती हूँ, ठीक है। तो क्योंकि देखो अगर आप साथ साथ नोट करोगे तो समझ में नहीं आएगा, तो पहले समझो फिर नोट कर लो, है ना, टाइम तो इतना दे रही हूँ मैं आपको। तो ये आपको नोट करना है, एंड दिस वन दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको नोट करना ही करना है। एंड ये मैंने आपको रफली समझाया था, इसको नोट नहीं भी करोगे तो चलेगा। एंड दिस वन वाज इम्पॉर्टेंट, इसको छोड़ दो, इसको हमने आगे नोट किया ही है, तो इसको दोबारा नोट करने की जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। इज इट क्लियर? Any doubt, any single doubt, so you have to ask in the comment section. Clear है? कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ आपको पूछनी है, कुछ भी है related to your syllabus, your chapters, your anything, your topic, so you can just do comment me कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो आपके लिए फिर से जो है अच्छे से आपको रिप्लाई भी करूँगी और समझाऊंगी भी। Clear? So I hope so this is enough for today, and we will meet in our next lecture, जहाँ पर हम साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशंस को डिस्कस करेंगे। बट एज आई से कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस ये सब हम पढ़ेंगे, तो हम उसको भी एक बार देखेंगे इन शॉर्ट। एंड आई होप सो सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। बस जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि कैसे आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को बहुत ईजिली एक्सेस कर सकते हो। एज यू ऑल नो कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स के डेली लेक्चर्स मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं, साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और इसके बाद में आपको ऐसा लगता है कि आपको सारी क्लासेस के, सारे कोर्सेज के, सारे चैप्टर, सारे लेक्चर, सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाए और एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में मिल जाए, कोई दिक्कत परेशानी ना हो ढूंढने में, तो बहुत सिंपल सा काम है। यू कैन इजीली एक्सेस मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट, दैट इज www.magnetbrains.com। जैसे ये आप एंटर करते हो, ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन विद द बेस्ट टीचर्स, ऑल द टॉप कोर्सेज एंड आर टॉपर्स, सभी से मिलने का मौका मिलेगा, है ना। तो यू कैन सी कि यहाँ पर सारे कोर्सेज हैं, लाइक CBSE, NTSE, ओलंपियाड, CUET, IIT, JEE, नीट, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, UPSC, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
और हाई क्वालिटी एजुकेशन, सारी क्लासेस, सारे कोर्सेज, सारे लेक्चर्स, जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ और आपके लेक्चर्स आपके सामने होंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको हमारे टॉपर्स भी मिलेंगे और इसी के साथ साथ में आप इजीली सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर पाओगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आप जब 2 लेक्चर्स देखोगे तो उसके बाद में हम आपसे बिल्कुल ऐसा नहीं कहेंगे कि आपको कोई कूपन खरीदना है, आपको कोई पैसे देने हैं, आपको कोई पेमेंट करना है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना है, कुछ भी नहीं। सब कुछ है फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी पेमेंट, विदाउट एनी चार्ज। आप इजीली 100% फ्री ऑल ओवर इंडिया एजुकेशन को एक्सेस कर सकते हो। और इतना ही नहीं, आप मैग्नेट ब्रेन्स को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी एक्सेस कर सकते हो। तो फटाक से अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी बताओ मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में, ताकि वो भी 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। सो आई होप सो सारी चीजें क्लियर हैं और वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से कर दो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स।